कि कोर्ट में भी इन चीजों के लिए तो हमें लड़ना तो होगा। आज भी जो दिल्ली पुलिस ने हम पे सारा कुछ हमें ही अटैक करके हमारे साथियों को पीट के उनका कैमरा छीन के उनका सामान गायब है, दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी में आने के बाद से मेमोरी कार्ड नहीं मिल रहा है, लोगों को चोटें आई हैं, ये सारा कुछ करने के बाद हम पे उन्हें पीटने का जो आरोप लगाया गया, हम इसको भी बिल्कुल सही कहा साथी ने कि हम इस पे भी ये जो हमारे साथ हुआ है हम इसके लिए भी लीगली जाएंगे, कोर्ट पे जाएंगे कि ये अगर आपको डिटेन करना था आप डिटेन करते, पर ये जो सारी चीजें की है आपने, ये जो आपने अटैक किए हैं, डराने की कोशिश की है, और भी ये जो डॉक्यूमेंट करने वाले लोग जो कि मीडिया जो कि प्रोटेस्ट में नहीं है उन पे जो अटैक किए हैं, ये सारे के सारे ये चीजें नहीं सही जाएंगी और इसके लिए लोगों के बीच भी हम ये बात लेकर जाएंगे और कोर्ट में भी इस पूरी चीज को चैलेंज करेंगे। तो इसके साथ ही मतलब आगे इस पूरी बातचीत को बढ़ाते हुए हमारे बीच प्रोफेसर सौम्यव्रत हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। थैंक यू। सबसे पहले तो आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। उसकी सिर्फ ये वजह नहीं है कि आप सबसे पहले तो आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। उसकी सिर्फ ये वजह नहीं है कि आपने बुलाया, ये भी कि आप लोगों के इस प्रोटेस्ट और इस हिम्मत का हिस्सा आपने मुझे बनने को मौका दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसा निंदिता जी कर रही थी और आप सब कह रहे हैं कि अभी की जो क्राइसिस है ये सिर्फ फिलिस्तीन में, इजराइल में, मिडल ईस्ट में जो हो रहा है उसकी क्राइसिस नहीं है, ये क्राइसिस अंदरूनी क्राइसिस भी है। इस दुनिया में सिर्फ सांस लेना नहीं, लेकिन एक मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस का सवाल है कि कैसे जब ऐसी चीज हो रही है, कहीं भी हो रही हो, पास या दूर, तो हम इस दुनिया में मीनिंगफुली कैसे जिए। उसके लिए इस तरह का एक दिन साथ होकर इस प्रोटेस्ट की भाषा में और सोच में हिस्सा लेना साथ में, वो भी एक छोटी सी कोशिश है। हम जहाँ भी हैं एक मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस इस दुनिया में, जिस दुनिया में इतना जुल्म हो रहा है, पास या दूर से की बात नहीं है, वो इसके लिए भी मैं आप लोगों का शुक्रगुजार। बात ये भी है और ये भी बात सबने रखी है कि जब से अक्टूबर 7 2023 के बाद से अब तक इजराइल ने जो किया है और वह हिंसा बढ़ती जा रही है कि अपनी कल्पना में अगर हम हिंसा की कोई नज़ारा ढूंढे कि कितनी हिंसा हो सकती है, तो वो उससे भी आगे निकल जाता है इजराइल रोज। इन दैट सेंस आवर वर्स्ट imaginings of how bad things can get, Israel is capable of going beyond our imaginings. इन हालात में जब एक प्रोटेस्ट होता है कहीं पर भी, तो that also means कि उस आवाज, भले आवाज संख्या में माइनॉरिटी में हो और उसका वजन बहुत होता है। माइनॉरिटी का कभी कभी अकेला इंसान ज्यादा वजन रखता है और वो डिक्टेटोरियल वजन नहीं है, वो आम इंसान का वजन है। In that sense, these protests also have a minoritarian weight, which is far majority, ट्रोल कहते हैं आजकल, क्लैमर कहते हैं मीडिया सोसाइटी में, सुबह से शाम बहुत सारे होंगे, पर उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा एक माइनॉरिटी की आवाज होती है। वो एक तरह की पॉलिटिक्स है। तो इजराइल जो कर रहा है और ये जो हिंसा का वो बढ़ाता जा रहा अपना स्केल, वो स्टेट के टर्म्स में एक सवाल पैदा करता है कि खासकर अगर स्टेट की थियोरी डेमोक्रेसी पर आधारित हो, कि कहीं न कहीं स्टेट का लेजिटिमेशन, स्टेट का कानून, स्टेट की मोरालिटी अपने आवाम से आना चाहिए। साथ साथ ये भी किसी भी स्टेट, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या ना हो, ये स्टेट की संरचना का
की मूलभूत परिकल्पना है कि स्टेट के पास हिस्सा के साधन है, मोनोपोली कर सकते, लेजिटिमेट वायलेंस का मोनोपोली स्टेट में। ये लेजिटिमेट वायलेंस को आप कितना पुश कर सकते हो, किस हद तक पुश कर सकते हो, ये स्टेट्स की कोशिश हर समय रहती है। और इसमें इजराइल ने एक, जिसे कहते हैं पैराडिग्मेटिक, किसी भी स्टेट के लिए किस हद तक लेजिटिमेट वायलेंस को पुश किया जा सकता है कि इस हद तक चला जाए कि वो लेजिटिमेट नहीं है। हम सब जानते हैं, सब जानते हैं, इस दुनिया में कोई नहीं है जो नहीं जानता है इजराइल कर रहा है वो किसी भी लीगैलिटी, लेजिटिमेशन या मोरालिटी के तहत एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बावजूद वो कर रहा है। चीज पैदा होती है जो काउंटर इंट्यूटिव है कि ये हो नहीं सकता लेकिन हो रहा है, लेजिटिमेट नहीं है लेकिन है। तो इस तरह का ऑफिशियल मैडनेस है, स्ट्रक्चरल मैडनेस, लेकिन उस मैडनेस को हमें जीना, ये आपको चैलेंज, चुनौती दी जा रही है कि आपको जीना पड़ेगा। इन दैट सेंस एक राइटर है रॉबर्ट मैस्टर नाम के, उन्होंने एक टर्म यूज किया इजराइल के लिए, लेबोरेटरी स्टेट है इजराइल। किसी भी स्टेट जोड़ सकते हैं कि, और वो हमारे देश और देश के साथ सरकार और सरकार की जो स्टेट की, राज्य की परिकल्पना है, wanna be Israel. Everyone wants to be Israel. So far as you project the image of being a state in the full-fledged sense of having some sort of total monopoly over violence. Push it, push it, push it. कहाँ तक push कर सकते हैं? In that sense, Israel, in that sense, is a unique laboratory state. But every state, in some part or another, including the Indian state, through the present government, but it's also a long story, I think, is a laboratory state. कि लोगों को कितना आदत दिला सके एवरीडे वायलेंस और एक्सेप्शनल वायलेंस दोनों चीज का। तो उसमें पुलिस भी आती है और इवेंचुअली मिलिट्री भी आता है, जिसकी IDF के साथ है गाजा। तो ये हमारे आंखों के सामने हो रहा है, ये हर समय था। लेकिन मेरे करीब 60 साल की जिंदगी में पहली बार मैं इसे अपनी आंखों के सामने, एक तरह से आंखों के सामने, ये मीडिया सोसाइटी में तो ये सुबह शाम हम देख रहे हैं हो रहा है। जिस ये पॉइंट था जो मुझे लगता है हम इसके बारे में, इसको हमें इस तरह के मैडनेस में एक सेंस को बनाए रखने, सैनिटी को बनाए रखने की कोशिश, उसके लिए स्ट्रक्चर को समझना मुझे लगता है हम कोशिश कर सकते हैं थ्रू दिस आइडिया कि स्टेट से स्टेट ने एक प्रयोगशाला है जो इंसान की लिटरली जानों के साथ खेला जा रहा है या वो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अगर लेबोरेटरी स्टेट, in that sense every state, but India is a wannabe laboratory state, like Israel. अब इसमें इंडिया पर आते हैं, जिस पर बात हो चुकी। इंडिया के जो स्टैंड का है, और स्टैंड में एक तरह का वो है, धुआंसा है, कुछ है भी नहीं भी। तो इसकी दो, मुझे लगता है दो इसमें शॉर्ट टर्म और समवट मिडिल टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। जो इंडिया का स्टैंड न बदलते हुए बदला है। एक जो नंदिता जी ने कहा कि इंडिया का एंटी इंपीरियलिस्ट स्टैंड रहा है, ऑल्सो नॉन अलाइंड मूवमेंट, बांदुंग स्पिरिट में, जो आज़ादी के बाद से एक बहुत बड़ी चीज रही है, जिसमें देश के नेता, कांग्रेस के नेता, नेहरू वगैरह, जो दूसरे इंटरनेशनल नेताओं के साथ जुड़े हैं, जो यूरोप के नहीं है, वेस्ट के नहीं, अफ्रीका के हैं, एशिया के हैं, इजिप्ट के हैं, वो एक छवि थी जिसमें फिलिस्तीन पर एक सिर्फ इंडिया का स्टैंड नहीं था, एक वर्ल्ड स्टैंड था। क्योंकि जिसे नॉन अलाइंड मूवमेंट कहते हैं, उसे मूवमेंट नहीं, एक तरह का वर्ल्ड या वर्ल्ड की परिकल्पना थी। उसमें फिलिस्तीन का एक खास महत्व था, क्योंकि वो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स में लास्ट स्ट्रगल माना, द लास्ट आउटपोस्ट, वो एक स्पिरिट था। वो जाहिर है आज या तो बहुत कमजोर पड़ गया है, या शायद कहने में बहुत दुख होता है, लेकिन कहना पड़ता है कि शायद है ही नहीं एट द लेवल ऑफ स्टेट्स।
मैं लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ये पहला पर्सपेक्टिव। दूसरा पर्सपेक्टिव है इंडिया का, एज एन एग्जाम्पल, जो 90s से शुरू होता है, ये न्यू लिबरल पॉलिसी, लिबरलाइजेशन से शुरू होता है। ये जो इंडिया का इजराइल के साथ एक खास, ये जो wannabe इजराइल अलग अलग तरीकों से मिलिटरिस्टिकली सिक्योरिटी की आइडिया, हम लोग जो स्टूडेंट्स थे हम लोग हंसी करते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो बड़े बड़े वो हैं यहाँ के उद्योगपति हैं, उनके तो प्राइवेट सिक्योरिटी होती है कि वो इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम नहीं, वो इजराइल से बुलाते हैं अपनी सिक्योरिटी। तो wannabe इजराइल में अपनी सिक्योरिटी में हम इजराइल को पर यकीन रखते हैं, इंडिया पर। वहां पर कहां गया आपका राष्ट्रवाद? लेकिन ऐसा ही है। तो ये सिर्फ राष्ट्रवाद की बात नहीं है, ये एक्चुअली लिबरलाइजेशन पॉलिसी की बात है, जहां आप हर चीज को ग्लोबलाइज्ड एक्सपोर्ट करते हो और एक्सपोर्ट का फायदा अपने लिए प्राइवेटाइज करते हो। तो वो सिक्योरिटी वही है कि आप बाहर से लोगे फिर प्राइवेटाइज करते, इजराइल को अपने फायदे के लिए, चाहे वो बड़े बड़े उद्योगपति हो इस देश के और वहां से लेकर पूरा स्टेट। So in that sense, globalization is also kind of privatization of the state. कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं, सब जानते हैं। और उसमें दो पावरफुल प्राइवेट एंटिटीज लेकिन स्टेट्स, इंडिया, इजराइल ऑफ कोर्स क्योंकि वो यूएस के साथ उस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और इंडिया एक तरह से बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा है कि हम भी कहीं ऐसा हो सकते किसी दिन। वो एक नई दोस्ती, एक नया बड़ा सॉर्डेड सा रोमांस शुरू होता है। लेकिन ऑफिशियली स्टैंड अभी तक पुराना चल रहा है, तो जाहिर है कि उसमें विरोध आ गया। फिलिस्तीन की सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसका देश, एंटी कॉलोनियल, ऑफिशियली वो है, लेकिन रियलिटी में वो नहीं। तो उस विरोध से भी हमको परेशानी या समझ नहीं, ये विरोध क्यों हो रहा है। फाइनली इसमें एक थर्ड पर्सपेक्टिव है जो ज्यादा इमीडिएट है, और वो आज की सरकार से जुड़ा हुआ है, उनकी पार्टी से और उस पार्टी की आइडियोलॉजी से। और वो जाहिर है इस बार इस पूरे फिलिस्तीन के इशू को और फिलिस्तीन की मिसाल को कम्युनलाइज करना, और उसमें आपको एक मदद मिलती है इजराइल के एक दूसरे पक्ष से, जो इजराइल में शुरू से है, इजराइल उस बिना पर बना है, लेकिन आपकी नजर में वो पहली बार आता है, सिर्फ सिक्योरिटी वाला हिस्सा नहीं, अब एक आइडियोलॉजिकल हिस्सा, जो ऑफ कोर्स आरएसएस, इसमें क्रिस्टोफर ज़ाफिरलॉट ने इसके बारे में बहुत अच्छा लिखा भी है, आरएसएस की पूरी सोच के इतिहास में वो शुरू से था, वो है जाहिर ज़ायनिज्म। पर आज वो ज़ायनिज्म एक तरह से लिव्ड रियलिटी का एक दर्जा लेकर चल रहा है। तो ये तीन पर्सपेक्टिव्स जो है, मुझे लगता है हम अपने जहन में रख सकते हैं इंडिया के इस खास, क्योंकि ये सवाल बार बार उठ रहा है, हम क्योंकि यहाँ पर साथ में आकर इस पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर सोच रहे हैं, तो हम कैसे समझें कि स्टूडेंट जब जाते हैं और बाकी लोग जाते हैं, उन पर इस तरह से प्रहार होता है कि इंडिया एज ए खुलकर प्रो इजराइल है और फिलिस्तीन उनके लिए, इजराइल जो फिलिस्तीन को समझते हैं इंडिया भी गिरासा है नहीं। पता है इस विरोध की जो जगह है उसमें इस पर्सपेक्टिव्स को, इन पर्सपेक्टिव्स को, इन पॉइंट्स को, इन तर्कों को पर हम चर्चा कर सकते हैं। अभी समय कम है, बात और हो सकती है, लेकिन बड़ी बात सिर्फ बात करना नहीं है, तैयारी करना है। मैं आखिरी बात ये कहूँ, अभी किसी ने मुझे कहा, एक अमेरिका की राइटर ने मुझे कहा, आई डोंट बिलीव इन सिल्वर लाइनिंग्स, आई बिलीव इन परसिस्टेंस। एंड यू सी द टेरिबल थिंग इज कि इजराइल, whatever it does, it persists. Gaza every day, it persists. It persists in injustice. But I think, I strongly believe, पूरा यकीन के साथ, और मुझे लगता है हम यहाँ जो है अधिकतर लोग इस पर यकीन रखेंगे कि इनजस्टिस की परसिस्टेंस से कहीं ज्यादा जस्टिस, इंसाफ की परसिस्टेंस है। इस बात से मैं बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया।